स्वागत है फ्रेंड आपका, फिर से आज एक नए वीडियो में। ये जो है बीपीएससी का घटना चक्र है, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। ये घटना चक्र का जो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, 31 वर्षों का बीपीएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उन सारे प्रश्न का जो आज संग्रह होने वाला है, इसमें हम करने वाले हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट दिया गया है और धीरे-धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरा सेशन हम करवाने वाले हैं। हर दिन एक नया-नया चैप्टर करवाने वाले हैं। जैसे आज हम लोग इतिहास लेके आए हुए हैं, तो इतिहास में जो है इंडियन हिस्ट्री आपको यहाँ पृष्ठ संख्या दिखा देते हैं, जो इंडेक्स है इसका। इंडेक्स में दिया गया है, तो प्राचीन भारत का इतिहास, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग कहते हैं। तो आज पार्ट ए इसका कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो पूरा कंप्लीट करवा देते हैं, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठे, एडीओ का एग्जाम है या बिहार में और सारे ढेर सारे एग्जाम है, या आप रेलवे में भी जा रहे हैं, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये बाइलिंगुअल है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको कौन सा मीडियम पसंद है, आप अगर कमेंट करते हैं तो फिर आपको दोनों मीडियम दिखाया जाएगा। और दोनों मीडियम में इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हिंदी सब समझते हैं। खास करके बिहार में रहने वाले जो भी बीपीएससी का या बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, एक्साइज का जितना भी एग्ज़ाम है हाल फिलहाल में देने वाले हैं, तो वो सारे हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं। तो हम हिंदी को ही लेके चलेंगे, ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे या आप अपने प्लेटफ़ॉर्म जो आपका यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी, इस पे इंग्लिश देखने वाले कोई हैं। अगर होंगे तो फिर उसके लिए भी मेहनत जारी है, तो फिर दोनों बाइलिंगुअल करके फिर पढ़ाया जाएगा। तो अभी पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, बस ये आपको रिवीज़न करवाने का उद्देश्य है मेरा। तो प्राचीन भारत का इतिहास जो है, एंशिएंट हिस्ट्री, हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी तरह से जैसे पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता है, इसी प्रकार से दिया गया है, पूरा चैप्टर दिया गया है। तो धीरे-धीरे करके हर चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन बना है, तो वो पूरा कंप्लीट करवा लेते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बस आप लास्ट तक बने रहेंगे, यही उम्मीद है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी से प्राप्त हुआ था? किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा नदी घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो नर्मदा नदी घाटी से जो प्राप्त हुआ था, मानव जीवाश्म भारत की प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? इस यहाँ दिया गया है, तो कोई बात नहीं है। इस मतलब नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से क्वेश्चन इसका बनता है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हुए हैं। कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं, कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चाल को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को जो है चालकोलिथिक युग कहा जाता है। किस युग को? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आप इन बातों को याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता जो संबंधित है, कौन चीज है? आद्य ऐतिहासिक युग से। क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः रंग का प्रयोग हुआ था, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। कहाँ पे? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था हड़प्पा में। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो लाल रंग का प्रयोग हुआ था। कालीबंगन जो हड़प्पा नगर है, उसमें जुते हुए खेतों के निशान मिलते हैं। कालीबंगन से किससे मिलते हैं? कालीबंगन से जुते हुए खेतों के निशान निशान मिलते हैं। हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों का निशान मिलते हैं। कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। लोथल हुआ, कालीबंगन हुआ, डाबरकोट हुआ, राखी गढ़ी में यह हड़प्पाकालीन स्थल है। तो लोथल जो है ये गुजरात में पड़ता है, जो एक हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में, तो यहाँ दिया गया है गुजरात में भी कौन सा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आप देख सकते हैं। तो लोथल में है। अब पूरा क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था, उसका प्रमुख नगर था कौन था? लोथल था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर था, तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला। कला मतलब ये आर्ट जो होता है, वस्तु का जहाँ जो वस्तु बनाया गया था, उसी का एक प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही रहा है। बनवाली और कालीबंगन से हड़प्पाकालीन स्थल से जो है हल और टेराकोटा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल और टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो बनवाली और कालीबंगा से। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाथी बैल घोड़ा में से वह जानवर है जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों को पता नहीं था। इनमें से किसी के बारे में पता नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, जो हाथी, बैल, घोड़ा
ऑप्शन में भी दिया गया है, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो इसके किसके बारे में पता था? इसमें तो नहीं पता था के बारे में किसके बारे में पता था, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो वीएस स्मिथ अगर इसमें ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं, तो फिर भी आप याद कर लीजिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित इसका नहीं है, वीएस स्मिथ का। सही सुमेलन के लिए सीडीपीओ 2025 2005 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, नवकालीन स्थल और स्थान है, कहाँ है? तो वो उतनूर जो है तेलंगाना में पड़ता है, कहाँ? ये तेलंगाना में पड़ता है उतनूर। चिरंद जो है बिहार में पड़ता है, कहाँ? चिरंद कहाँ पड़ता है? तो चिरंद ये बिहार में पड़ता है। गुफकराल जो है कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। पाइम पाइमपल्ली तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। भीमबेटका स्थल है कहाँ? रायसेना मध्य प्रदेश में। भीमबेटका जो एक स्थल है ये कहाँ पड़ता है? रायसेना मध्य प्रदेश में पड़ता है भीमबेटका स्थल। भीमबेटका स्थल आपको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो 47वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। रायसेना मध्य प्रदेश में पड़ता है भीम बेटका स्थल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों के न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है? तो 900 वर्षों तक। 900 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है, आईआईटी खड़गपुर के अकॉर्डिंग। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को कहा जाता, मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। अब हम लोग आ गए हैं वैदिक काल में। वैदिक काल से कौन कौन सा क्वेश्चन बना है, अब आप ये देख लीजिए। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, किसको समर्पित है? सोम और इस पे परिणामकृत देवताओं को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों है? बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का जो है नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। देवी देवताओं के जो बारे में है जो है वहाँ उसका नाम का उल्लेख मिला है, इसीलिए बोगज कोई महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी पर लड़ा गया था? पुष्पनी नदी के तट पे लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है गायत्री मंत्र? जो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है गायत्री मंत्र। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हुआ था, तो 3000 साल पहले हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हुआ जो था 3000 वर्ष पहले हुआ था। सत्यमेव जयते लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। तो ये क्वेश्चन आपको याद ही होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म से कौन कौन सा क्वेश्चन बना था यूपीएससी एग्जाम में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ है कहाँ हुआ है? ये कुशीनगर में हुआ है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किसे हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिए थे, तो कहाँ दिए थे? सारनाथ में। ये भी गौतम बुद्ध अपना उपदेश दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी राजगिरी में। कहाँ हुई थी? राजगिरी, जो राजगिरी में पड़ता है। प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ था कहाँ? राजगिरी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिवर्तन के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगिरी वैशाली में। कहाँ हुई थी? राजगिरी वैशाली में हुई थी। कनिष्क के दरबार, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कहाँ? कश्मीर में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा का आयोजित की गई थी, कहाँ की गई थी? ये कश्मीर में की गई थी। चतुर्थ बौद्ध चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की गई थी, तो कनिष्क ने किया था। किसने किया था? कनिष्क ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ? वो भी कश्मीर में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा स्थान जो है बुलाई गई थी, कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में ये बुलाई गई थी। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण संबंधित है कहाँ से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का जो निर्माण संबंधित है कहाँ से है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के जीवन
की 4 महत्वपूर्ण घटनाएँ और उनके संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। तो जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो आप इस प्रकार से इसको बार-बार याद कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। प्रथम वचन सारनाथ में। निधन कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था। आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, तो गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ जहाँ वही बनाया गया है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी के है? तो पंचम पीढ़ी के है। ये पीढ़ी आप याद रखेंगे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है। त्रिपिटक इस धर्म का पुस्तक है। बौद्ध धर्म का जो है त्रिपिटक पुस्तक है। बौद्ध धर्म त्रिपिटक इस धर्म का पुस्तक है। तो बौद्ध धर्म का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कौन सा? विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप बिहार में है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के जो है स्थापन का युग कौन सा है? ये गुप्त काल रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त, इसीलिए इसको गुप्त काल कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था बुद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था धर्मपाल के द्वारा। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंधों में निम्नलिखित कथन कौन सा है? तो ये बांका में नहीं है। बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। नहीं, ये भागलपुर जिला में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंशी को गोपाल प्रथम ने की थी। क्वेश्चन कथन है इसमें। कथन के लिए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। बिल्कुल सही है। महाविहार को राजकीय पराश्रय मिलना बंद हो गया था। ये दोनों ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नवलं नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। किसके लिए? नव नालंदा विहार जो विख्यात है, पाली अनुसंधान के लिए जो है ये विख्यात है। बोधिस्त्व पद्मानी की पेंटिंग स्थित है अजंता में। कहाँ अवस्थित है? ये अजंता में स्थित है। बोधिस्त्व पद्म पानी की पेंटिंग अजंता में स्थित है। वो बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं करता है। आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इसको समान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर अब जैन धर्म से हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एक रिवीजन के तौर पे आप इसको देखिए और इसको आधार बना के अगर आप पढ़ते हैं तो बीपीएससी प्री में आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन तो नहीं छूटने वाला है। आप इतना तो मान के चल सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम कश्मीर में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम कश्मीर। कश्मीर में पड़ता है कुंडग्राम, जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? पावापुरी में। कहाँ है? पावापुरी में, जो बिहार में ही पड़ता है। महावीर जैन की मृत्यु इस नगर में हुई। कहाँ? पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी? ये पावापुरी में हुई थी, महावीर जैन की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान केवल ये जिसको आध्यात्मिक ज्ञान को केवल ज्ञान भी कहते हैं प्राप्त हुआ तो जराम्बिक ग्राम। कहाँ? जम्बिक ग्राम। त्रि त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित जैन धर्म से संबंधित है। 12 अंग, 12 उपअंग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। 14 पूर्व कहलाता है। भगवान महावीर का शिष्य कौन था? जामिल। भगवान जामिल कहीं कहीं दिया गया, कहाँ जमाली दिया गया रहता है, तो दोनों एक ही बात है। भगवान महावीर का जो शिष्य है कौन है? जमाली है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के ये संस्थापक थे। बाबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीवकों के आश्रय गृह के रूप में किया गया। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो गुप्त का जो है देन अत्यधिक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा जो था, अब इससे जो क्या क्या क्वेश्चन बना है वो देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी सर्वप्रथम बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपना सर्वप्रथम राजधानी बनाया था।
अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। किसने? अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र बसाया था। दिया गया है किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था, आपसे पूछा जाए तो अजातशत्रु ने। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया तो उदयन द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान यह शहर प्राचीन प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में करता था। राजगिरी कौन करता था? राजगिरी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? छठी शताब्दी में। कौन सा में हुआ था? छठी शताब्दी में हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली वैशाली में स्थापित किया गया तो लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित किया गया था, इसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वैशाली में। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी कहाँ थी? वो वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की जो सूची दिया गया है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? अंगुत्तर निकाय में जो भगवती सूत्र दिया गया उसमें। मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज या जिसे राजगिरी कहते हैं, ये मगध की राजधानी हुआ करती थी। मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। सही सुमेलित सही सुमेलन है ये। महाजनपद है, इसके बाद राजधानी है मल। मल की जो है राजधानी यह कहाँ थी? कुशीनगर। मल की राजधानी कुशीनगर। अंक की राजधानी चंपानगर, गंधार की तक्षशिला और वत्स की कौशाम्बी। 16 महाजनपद जो है आप उनको अच्छे से याद रख लेंगे, क्योंकि 16 महाजनपदों में से देख लीजिए आप ऑप्शन में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। आप 16 महाजनपद जाके आप बैच किए होंगे या कहीं से आपके नोटबुक में होगा तो आप उनको याद रख लीजिए। अगर हम वो करवाने लगे कंप्लीट तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्रघोत राजा था अवंती का। कहाँ का राजा था? ये अवंती का राजा था। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अंग जनपद की जो अग अंग जनपद की राजधानी क्या थी? ये चंपा थी। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अजातशत्रु किस वंश से थे? हर्यक वंश से। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने अपना शासन किया? मौर्य वंश ने। किस वंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। कौन सा वंश के बाद? नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था तो मौर्य वंश ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था तो चिकित्सक जीवक था। कौन? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था तो चिकित्सक किसने किया था? कौन? नाम जीवक। बीपीएससी री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन थे धनानंद। कौन थे? घनानंद थे। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन थे कौन थे? घनानंद। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक सांस्कृतिक के प्रसार में सहायता करते थे। कौन करते थे? व्यापारी, बौद्ध साधु और प्रशासक जो थे ये मौर्यों के अंतर्गत भौतिक सांस्कृतिक के प्रसार में सहायता करते थे। अब मौर्य साम्राज्य से कितना क्वेश्चन बनता है अब हम लोग इस पे चलते हैं। चलिए फटाफट इनको भी देख लेते हैं। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो वह है तो विशाख दत्त। कौन सा है? ये विशाख दत्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेंड्रोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की? तो विलियम जोन से की थी। किससे? विलियम जोन से। सेंड्रोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की? विलियम जोन से। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो किस विषय पर आधारित है? इनमें से एक से अधिक पर आधारित है, आर्थिक संबंध पर आधारित है, शासन शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से जो है आधारित है, उस पर विदेश नीति पे आधारित है और धन संचयन पे आधारित है। तो इनमें से एक से अधिक पे आधारित है, इनमें सभी पे आधारित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू का प्रकाश डाला गया तो किस प्रकाश पे? राजनीतिक नीतियां पे जो प्रकाश डाला गया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त जो राजा थे उसका महल बना था। किस चीज का बना था? तो लकड़ी का बना था। जैसे अभी आप बेंगलोर जाइएगा तो वहाँ टीपू सुल्तान का जो महल है वो लकड़ी का बना हुआ है। आपको अगर बिलीव नहीं है तो गूगल कर लीजिए आप। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये प्रमाणित होता है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख से क्या प्रमाणित होता है? तो यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था तो श्रीलंका जो था ये अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किन नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत है। कौन सा? प्राकृत भाषा जो अशोक के शिलालेखों में ये प्रयुक्त है। यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं रहा।
तो गंधार गंधार महाजनपद जो है ये भारत का हिस्सा नहीं रहा है, क्योंकि यह पाकिस्तान में पड़ गया है। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, तो महाजनपद ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, बट अब तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं रहा, तो इसीलिए गंधार महाजनपद जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किया किसने किया? रोमिला थापर ने। किसने विश्वास किया है? रोमिला थापर। महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। कितने वर्ष की आयु में? 15 वर्ष की आयु में। मात्र 15 वर्ष की आयु में जब बिंबिसार ने सिंहासन पर बैठा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप जो है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाई ओर लिखी जाती है, तो खरोष्टी। कौन सी ये लिपि है? ये खरोष्टी लिपि है, जो दाई बाई से दाहिने से बाई लिखी जाती है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं अशोक। अपने शिलालेखों में जो अशोक है किस नाम से जाने जाते हैं? वो तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। अशोक के समय हुई बौद्ध संगतियां थी तीसरी। अशोक के समय में जो बौद्ध संगतियां हुई थी, वो कौन सी बौद्ध संगतियां हुई थी? ये तीसरी बौद्ध संगतियां हुई थी। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भराभू स्तंभ है। कौन सा? भराभू स्तंभ जो है, इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में जो है मिलता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? शांति एवं अहिंसा, धर्म, सहनशीलता। आप ये याद रखेंगे, शांति एवं अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता अशोक के धम्म का मूल संदेश है। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस का। सेल्यूकस का जो दूत था कौन था? मेगास्थनीज का दूत कौन था? सेल्यूकस। सेल्यूकस किसका दूत था? तो मेगास्थनीज का। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसमें किया गया? मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में किया गया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में क्या है? 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को विभाजित किया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के शासनकाल का दौरान शासन शासन प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, किसमें है? तो ये इंडिका में उपलब्ध है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? ये इंडिका है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज जो है ये इंडिका के लेखक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन रहा? ये तक्षशिला रहा है। मौर्य अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? वृद्धरस्त। वृद्धरस्त अंतिम मौर्य सम्राट था। ये 2 बार पूछा गया, 48वीं बीपीएससी और 52वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। मौर्योत्तर काल के बारे में अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में जो है ये रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां वर्णित है। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन। एक कृत्रिम जलाशय जो सुदर्शन झील, इसका जो मरम्मत किसने किया था? रुद्रदामन ने करवाया था। पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, विम, कडफिशियस और गौतमी पुत्र सतकर्णी में से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो विम कडफिशियस सर्वाधिक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो कण्वा या कण्व वंश ने जो है भारत पर राज्य किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? कण्वा वंश या कण्व वंश। कला की गंधार शैली फली फूली तो कुषाणों के समय में। किसके समय में? कुषाणों के समय में कला की जो है गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ। राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है किसके साथ जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दशरथ, वृद्धरस्त, खारवेल और हुइस्क राजाओं ने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो किसके? खारवेल के साथ। खारवेल के प्रति भारी झुकाव था। ललिंग कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से, जिसको हम चेदी वंश भी कहते हैं। किसको? महामेघवाहन वंश या चेदी वंश से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। टेसियस, प्लिनी, टोलमी और एस्ट्रोबो में से पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी
लिखी, किसने लिखी है? तो यहाँ नोट दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या गया, पेरिफल्स ऑफ द थ्रियन सी, जो ये विलफ्रेड एच स्टॉप द्वारा, अब पूरा इसको पढ़ लेते हैं पहले। पेरिफिल्स मारिस एरिथ्रियाई या ब्याएज अराउंड एरिथ्रियन सी, सी एक नाम ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी, जिस इसे विल्फ्रेड एच स्कॉफ द्वारा पेरिफल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में अनुवादित किया गया था। ये एक अनुवादित पुस्तक है। गुप्तचर, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, अब इनके बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम प्राचीन प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्र भारत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्र भारत को कहा जाता है प्राचीन भारत का नेपोलियन। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। तो किसके पास भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास ये भेजा था। किस किस गुप्त शासक ने अपने बड़ी भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर जो है सत्ता प्राप्त किया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर विजय किया था, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर आक्रमण किया, हुनों को विजय हुनों को पराजित किया था, या हुनों पर जो विजय प्राप्त किया था, वो कौन था? स्कंदगुप्त। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में जो है चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारत उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कल्याण, इसमें कुछ नोट दिया गया है। कल्याण, ताम्रलिप्ति, भोरोचे और कोलंबे, तो इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं थी। उसका नोट पहले पढ़ लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। इस यह नोट दिया गया है, आप इसको पढ़िए। इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था। कौन सा? ताम्रलिप्ति, यहाँ दिया गया है ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भोरोज, कल्याण, कोम्बे आदि ने भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, जिससे उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो आप इन सभी को राइट आंसर मान सकते हैं। ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। सोमिल, सुदरक, सोमिल, सुदरक, सो सोनक और सुश्रुत में से गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। किसने जाने जाते थे? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जानते थे औषधि के लिए। आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त और बारहमिहिर में से पहली बार यह व्याख्या यह व्याख्या थी कि पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। किसने कहा था ये आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। नगरों का क्रमिक पतन इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, गुप्त काल की। नगरों का क्रमिक पतन जो है किस काल की? गुप्त काल की एक प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट देख लेते हैं आप। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम मतलब गांव जो है अनुदान में दिया था? गुप्त वंश ने। किसने दिया था? गुप्त वंश ने दिया था। इस अभिलेख में विधवा दहन एक उदाहरण उल्लिखित है। तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में जो है विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है। किसमें? विधवा दहन के बारे में जो दिया गया भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में। गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में जारी किया था। किसने? सातवाहनों ने। गुप्त काल में शीशे के सिक्के जो जारी किया था, किसने किया था? तो गुप्त वाहनों के द्वारा सबसे अधिक भारी संख्या में शीशे के सिक्के जारी किया गया था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? ये हरिसेन है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी वजित की गई खारवेल द्वारा। किसके द्वारा की गई है? खारवेल के द्वारा। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठावां भाग। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6वां भाग। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 भाग, 1/6वां भाग। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी तो 1508 ईस्वी में। कब? ओ सॉरी 508 ईस्वी में चीन यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा की थी।
हर्षवर्धन के समय भारत आया था वेनसंग ने। हर्षवर्धन के समय भारत कौन आया था? तो एक वेनसंग नामक यात्री भारत आया था। योग, न्याय, सांख्य और वैशेषिक में से इन भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो वैशेषिक ने, किसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक ने। वर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्पभूति ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पभूति ने वर्धन वंश की जो है स्थापना, राजवंश की स्थापना की थी। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? वानभट्ट। हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वानभट्ट ने लिखी थी। वानभट्ट किसने लिखी थी? वानभट्ट। कवि वान निवासी था, कहाँ का? पृथ्वीकूट गांव, बिहार का। कवि वान निवासी था, कहाँ का? पृथ्वीकूट गांव, बिहार का ये निवासी थे। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसांग। किसने की थी? वेनसांग ने की थी। वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था, तो मथुरा था। जब वेनसांग भारत आया था यात्रा के लिए, तो सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था सूती वस्त्रों के लिए? तो मथुरा था। चीन यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में चीन यात्री वेनसांग ने अपना अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। अधोलिखित कथन सत्य है, इसमें से कौन सा सत्य है, ये बताना है आपको। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ये बिल्कुल सही है। इत्संग एक चीनी बौद्ध भिक्षुक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था, ये भी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, ये बख्तियार खिलजी था। यहाँ मुसलमान दिया गया है, लेकिन इसका जो अगर राइट ऑप्शन लिया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था बख्तियार खिलजी, क्योंकि वो पुस्तकालय में आग लगा दिया था जो 3 महीने तक धुध होकर जलता रहा। झांसी के पास देवरगढ़, झांसी के पास देवगढ़ एक मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष है? गुप्त कला के। किस कला के? गुप्त कला के एक महत्वपूर्ण अवशेष है। दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन बना है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विद्यालय। कौन वंश का? चोल वंश का संस्थापक जो था ये विद्यालय था। चोल काल प्रसिद्ध था तो ग्राम पंचायत के लिए, किसके लिए? चोल काल जो प्रसिद्ध था, ये ग्राम चोल काल प्रसिद्ध था तो ग्राम पंचायत के लिए ये प्रसिद्ध था। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल कौन था प्रसिद्ध? ये चोल प्रसिद्ध था। इस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो कदम कदम राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ। किसका? कदम कदम राजवंश का जो उल्लेख है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार एक महत्वपूर्ण केंद्र। उरेयूर जो है कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है ये। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? चेर ने। किसने स्थापित किए थे? चेर ने। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार द्वार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? गौरपुत्र कहलाते हैं, गौरपुरम कहलाते हैं, गोपुरम। दक्षिण भारत में मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं। यह मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। यह मंदिर कौन सा मंदिर? एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है कांचीपुरम में स्थित है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निर्माण करवाया तो राजराज प्रथम ने करवाया था। कौन? राजराज प्रथम ने। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राजराज प्रथम ने करवाया था। इसमें सही कथन का मिलान करने के लिए है राष्ट्रकूट, मलखेर और पांड्य, मदुरई, चोल, थंजावुर, होयसल, हल हलीवीड, ये सब जो है ये सुमिलित है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये आप सबको भी पता होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। कलहन की पुस्तक का नाम है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार द्वारा लिखी गई है। तो कामानंदक के द्वारा, किसके? काम कामानंदक के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है राजतरंगिणी, नीतिसार लिखी गई है। कौन सा पुस्तक? ये नीतिसार। कालिदास के कुमार संभव में इस पुराने चित्र की जन्म कहानी है कार्तिकेय। किसकी जन्म कहानी है? कार्तिकेय की है। किरता जुर्निया पुस्तक किसने लिखी? भारवी ने। किसने लिखी है? ये भारवी ने पुस्तक लिखी है। स्वप्नवास बत्ता के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवास बत्ता के लेखक कौन है? भास। जब अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में मौन है। संगम साहित्य। कौन है? संगम साहित्य। सही सुमेलन कीजिए। चरक चरक चिकित्सा से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। ब्रह्मगुप्त गणित से, बारहमिहिर ज्योतिष से और विशाख दत्त नाटककार, ये बिल्कुल ऑल राइट है, सभी सही है। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के बारे में हम लोग देख लेते हैं अब।
ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, तो जावा सुमत्रा से। किससे था? जावा सुमित्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुवर्ण सुवर्ण भूमि वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उनके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गोदान में देने की प्रार्थना की थी। तो कौन? बालपुत्र देव। बालपुत्र देव जो 5 गोदान में देने की बात की गई है। पृथ्वीराज राजसो के लेखक कौन है? चंद्रवरदायी। कौन है? चंद्रवरदायी है, पृथ्वीराज राजसो के लेखक है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र इस राज्य में अवस्थित है, बिहार में। कहाँ अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है उदंतपुर शिक्षा केंद्र। कहाँ अवस्थित है? बिहार में। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? धर्मपाल ने किया था। किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने किया था। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। सुल्तान जैनुल आबदीन। अकबर का प्रसिद्ध कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान जैनुल आबदीन थे। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? नानी देव। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? ये नानी देव जो है कर्नाटक वंश के संस्थापक थे। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह था। कौन? हरि सिंह। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में कंप्लीट करेंगे, जिसको हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं। आप लोग देख लीजिए। और क्लास नंबर सेकंड में इसको हम लोग कंप्लीट करवाने वाले हैं, क्योंकि एक दिन में इतना कर लेंगे तो ये ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसको थोड़ा कम टाइम में हम लोग 35 मिनट में लगभग में कंप्लीट करवा दिए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इसी प्रकार से ये पूरा बीपीएससी का क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आता है, तो आप यकीन मानिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा ये बीपीएससी के लिए। तो चलिए, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।